हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एंशिएंट टाइम में गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था। इसको जिसको थोड़ा बहुत भी इंडियन आयुर्वेदा के बारे में पता है तो वो आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम में कल्चर क्या है कि आपके अंदर 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, है ना। वात, पित्त और कफ, आपके पास ये 3 दोष होते हैं। अब अगर इनका बैलेंस रहना ज़रूरी है। अब अगर इनका बैलेंस चेंज हो जाता है, जैसे कि किसी के अंदर वात डोमिनेट हो जाता है, पित्त डोमिनेट हो जाता है या कफ डोमिनेट हो जाता है, तो उसके हिसाब से आपको बीमारियां होती हैं। ठीक है, इन जनरल जो आयुर्वेदिक सिस्टम वो काफ़ी साल पुराना है, 2500 से 3000 साल पुराना, आप इसको मान सकते हो। ठीक है, अभी भी लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि 2500-30,000 साल पहले जो बात लिखी गई है ना, उसी को ही सच मान के बैठे रहते हैं। अगर कोई नया एविडेंस है हमारे पास, कोई नई रिसर्च हुई है, ठीक है, और हमें नई जानकारी मिली, तब भी उसको एडप्ट करने की बजाय हम वही पुरानी बातों को पकड़ के बैठे रहते हैं। तो ये एक सही साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं। ठीक है, तो अगर आप खुद भी ऐसी कुछ ही चीज़ों को मानते हो तो आपको जस्ट क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि जो मैं मान रहा हूँ वो कितना साइंटिफिकली एक्यूरेट है। हमारे कल्चर में हम जनरली क्वेश्चनिंग को एडमायर नहीं करते, या फिर हमारा कल्चर ही नहीं है क्वेश्चनिंग करने का। या फिर अगर आप पुरानी चीज़ों को क्वेश्चन करोगे तो आपको ख़राब बोला जाएगा, आपको संस्कारी नहीं हो आप, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट खोना नहीं। ठीक है, और अपने आसपास के लोगों को भी आपको सिखाना है कि वो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट इंक्लूड करें। बेसिक एग्जांपल आपने सुना होगा कि खड़े खड़े पानी पियोगे तो घुटने में चला जाएगा। ठीक है, घुटने ख़राब हो जाएंगे। आपने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, आपको पता है, क्या पता है कि भाई पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में घुटने तो आते ही नहीं, उधर पानी कहाँ से चले जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो आपको आयुर्वेद के नाम पे बोली जाती है, जो कि शायद आयुर्वेद में लिखी भी ना हो, है ना, लेकिन उसका नाम लगा के लोग बोलते रहते हैं। तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना बहुत बेहद आवश्यक है। ठीक है, ग्रीक कल्चर में क्या था, सेम इसी टाइप की कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता था कि गुड ह्यूमर, उनके हिसाब से 4 प्रकार के बॉडी फ्लूइड्स होते थे, मतलब सेम इसी तरह से। क्या थे, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड और फ्लैम। जैसे हमारे अंदर हम बोलते थे वात, पित्त, कफ, वैसे इनके यहाँ बोलते थे कि ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड और फेल। इसका कहीं से भी आपके जो बाइल हो गए उससे लेना देना नहीं कि किसका बाइल कैसा है, या इसका किसी भी फीसिस के कलर से भी लेना देना नहीं। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ये आपको पर्सनालिटी के बारे में ज़्यादा बताते हैं। जैसे कि इंडियन कल्चर में अगर मैं बोलूँ तो कि पित्त डोमिनेटेड है, तो फिर उनको बोला जाता है कि ये थोड़े हॉट टेम्पर्ड होते हैं, बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं इनके, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाती है, एक्ने होते हैं। ठीक है, तो बोले कि छोटी उम्र में कफ डोमिनेट होता है, फिर टीनेज वाली एज में पित्त डोमिनेट होता है, लेटर पार्ट ऑफ द टाइम में वात डोमिनेट होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यही हमें लिख के दिया कि हेल्थ का मतलब क्या है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेन देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टन ह्यूमर्स। ग्रीक हाइपोथेसिस के हिसाब से, जो कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी। अर्ली ग्रीक थिंकर्स जैसे कि हिपोक्रेट्स, तो जब आप एमबीबीएस करने जाते हो ना, तो एक ओथ दिलवाई जाती है जिसको बोलते हैं हिपोक्रेटिक ओथ, तो ये वही हिपोक्रेट। इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ये पुराने टाइम की बात थी जो हमने डिस्कस कर ली। ग्रीक के अंदर ऐसा मानता था कि अगर ब्लैक बाइल है किसी की पर्सनैलिटी, अगर आपने बना ली कि भाई इसकी पर्सनैलिटी जो ब्लैक बाइल वाली है, तो उस पर्सन की हॉट पर्सनैलिटी थी, मतलब वो थोड़ा गर्म मिजाज का आदमी था और उसको फीवर आने के चांसेस ज़्यादा थे, और या फिर फीवर आते रहते थे। दिस हाइपोथेसिस डिस्प्रूव्ड बाय विलियम हार्वे। देखो विलियम हार्वे ने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की थी। उससे पहले लोग मानते नहीं थे कि ब्लड सर्कुलेट भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन विलियम हार्वे की वजह से शायद 15th या 16th सेंचुरी में हमें विलियम हार्वे की मदद से पता चला कि भाई ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड डेमोन्स्ट्रेटिंग द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विथ ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर। देखो ये जो लाइन है ये बात की लाइन, ठीक है, कि भाई किसी को अगर ये पुराने नॉलेज के हिसाब से आपने बोल दिया कि भाई ये कैसा है, ये है ब्लैक बाइल वाला, थर्मामीटर से चेक कर लिया उसका बॉडी टेम्परेचर, पता चल गया, क्या पता चल गया, अच्छा ये तो इसको बुखार नहीं,
ठीक है। अब एक और लाइन हमारे एनसीईआरटी के अंदर हमें लिख के दी है कि जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस करता है न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम को। न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने एक बात सुनी होगी कि भाई बुरा मत बोलो क्योंकि वैसा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो रिलेटेड ही है ना, माइंड बॉडी आपकी रिलेटेड ही है। जैसे कि अगर आप सोचते हो कि आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी एक्शंस भी कैसे होंगी जो अपने आप को मतलब उस बात को साबित करें कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आप पढ़ोगे कम, आप पढ़ोगे कम तो आप पढ़ाई में अच्छे नहीं रहोगे, और पढ़ाई में अच्छे नहीं रहोगे तो कम पढ़ो कम। तो ये विशेष साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। अगर आपने अपने आप को ऐसा बोल के रखा है ना, जिसको हम लेबलिंग बोलते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, कि किसी भी चीज़ को आपको या फिर किसी भी इंसान को आपको लेबल नहीं करना। अगर आपने खुद को भी लेबल कर रखा है कि भाई मैं एक लेज़ी इंसान हूँ, तो जब भी आप एक्शन लेने जाओगे तो ये आपके इनहेरेंट जो स्टोरी आपने चला के रखी है अपने माइंड के बारे में या फिर अपने बारे में कि आप तो लेज़ी इंसान हो, तो उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। और कॉन्ट्राडिक्शन ईगो को पसंद नहीं। तो इस टाइम पे अगर आप एक्शन लेने भी जाओगे तो भी आप नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपने तो बोल के रखा है, खुद को लेबल करके रखा है कि आप लेज़ी हो। तो अभी अगर आप एक्शन लोगे तो या तो आप लेज़ी नहीं रहोगे, एक्शन लो लोगे तो आपको क्या लगेगा कि आप तो भी बेईमान हो, फरेब हो, झूठे हो। तो इसीलिए किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान को आपको लेबल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें कनेक्टेड है। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। यानी कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो आप हेल्दी हो। डेफिनेशन में क्या है कि कंप्लीट वेल बीइंग होनी चाहिए। किस किस एस्पेक्ट में? तो फिजिकली आप फिट होने चाहिए, मेंटली और सोशली, ठीक है। फिजिकल हेल्थ तो हम सब जानते हैं। मेंटल हेल्थ जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको ताने मारते हैं, आपके टीचर्स आपको ताने मारते हैं, दोस्त लोग आपको चिढ़ाते हैं, है ना। आपको कोई बीमारी नहीं है, फिजिकली कोई बीमारी नहीं, लेकिन आप मेंटली कैसे रहते हो? डिस्टर्ब रहते हो। इसके अलावा सोशली तो जैसे कि आपकी सोसाइटी वाले आपसे बात नहीं करते, ठीक है। आपके फादर की अपने जॉब उनके जॉब में थोड़ी रेपुटेशन कम हो गई है, उसके हिसाब से वो आप लोग एक्सक्लूडेड फील करते हो। तो ये भी एक डेफिनेशन के का पार्ट है कि आप हेल्दी नहीं हो। क्योंकि हेल्थी होने के लिए क्या चाहिए? आपकी फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। व्हेन पीपल आर हेल्दी, जब पीपल अच्छे होते हैं तो क्या करते हैं? दे वर्क मोर एफिशिएंटली, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है। यहाँ पर भी एक चीज़ हमें नोट करने वाली है कि लोग आजकल किसके बेसिस पे खुद को जज करते हैं? प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे जज करते हैं। या तो लोग बहुत ही आलसी हो चुके हैं, है ना, सारा दिन पड़े पड़े रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, फालतू का टाइम पास कर रहे हैं। और कुछ लोग क्या करना चाहते हैं? हाइपर प्रोडक्टिव जोन में जाना चाहते हैं कि भाई उनको हर एक मिनट का हिसाब चाहिए कि उन्होंने क्या किया, क्या किया, क्या नहीं किया। अगर वो 10 मिनट कहीं पे खाली बैठ जाते हैं तो उनको रिग्रेट होने लगता है। आप में भी शायद कई लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि नहीं, आज का दिन मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया। देखो, सबसे पहली बात, ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए जिससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, ये सब कैपिटलिज्म की जाल, ठीक है। आपको जो चीज़ें रियली चाहिए ज़िंदा रहने के लिए वो बहुत कम है, लेकिन फिर आप दूसरों को देखते रहते हो और उनके बिहेवियर को मिमिक करने का ट्राई करते हो कि इसने भी नया फ़ोन लिया, मेरे को भी नया फ़ोन लिया, इसने गाड़ी ली, मेरे को भी गाड़ी ली, इसने नया घर बनाया, मेरे को भी नया घर बनवाना है, इसने नए कपड़े लिए, मेरे को भी नए कपड़े लेना, ये इधर घूमने गया, मेरे को भी इधर घूमने जाना, है ना। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ से आता है कि आपको खुद के बारे में नहीं पता, और जब नहीं पता, इफ़ यू कांट स्टैंड फॉर एनीथिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। मतलब आपको नहीं पता कि आपको क्या पसंद है, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, मूवीज़ देखना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है। आपको अगर नहीं पता है कि आपको क्या चीज़ें पसंद है तो क्या करोगे आप? जो कोई भी जो कुछ भी कर रहा होगा आप वो करने चले जाओ, ठीक है। और ऐसे टाइम पे ये वाले जाल में आप फंस जाओगे। एक दिन आपको लगेगा कि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ ढंग का नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। आप मोटिवेशनल गुरुज को सुनोगे, वो बोलेंगे कि सबके पास ही 24 घंटे हैं, वो तो CEO बन गया और आप देखो आपसे एक नीट क्लियर नहीं हो रही, है ना। लाइफ इज़ मोर देन नीट, ठीक है। लाइफ इज़ मोर देन करियर। ये सारी की सारी चीज़ें वो एक जीवन का पार्ट है, जीवन नहीं। प्रॉब्लम कब आता है? जब आप चीज़ों को मिक्स एंड मैच करने लगते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि बस ये नीट ही मेरा जीवन है। तो ऐसा रियल लाइफ में काम नहीं करते। अगर आप ऐसे काम कर रहे हो तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वैसे भी सही नहीं।
हालांकि हम रहते हैं ऐसे समाज में कि जो आपको मेजर ऐसे करेगा, तो गेम के रूल्स है तो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन फॉलो करते टाइम भी एक मेंटल पीस आप मान सकते हो कि ये जो सारे के सारे रूल्स हैं, सारी की सारी जो गेम है उस पर आपको खेलना तो है ही, लेकिन जब खेल ही रहे हो तो जितनी भी चीज़ें आप ट्विक कर सको अपने अकॉर्डिंग वो आप ट्विक करना पसंद करोगे, ठीक है। हेल्थ अच्छी रहेगी तो लॉन्जेटिविटी आएगी, लॉन्जेटिविटी आएगी तो क्या होगा, लॉन्जेटिविटी से क्या होगा, आप ज़्यादा देर तक अपना लाइफ जो है वो अच्छे से जी पाओगे। अगर आप सपोज पहले 60 साल जीने वाले थे, आपके हेल्दी लाइफ स्टाइल से आप 80 साल जी पा रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन आप उसके अंदर कर क्या है, बैठे बैठे रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो 20 साल एक्स्ट्रा जीने का कुछ मतलब नहीं, ठीक है। इन्फेंट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या हो गई, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम हो गई, ये काफ़ी अच्छा है हेल्थ के लिए, ठीक है। इससे रिलेटेड बातें आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी कहीं ना कहीं सुन के रखी होगी। हेल्थ किस किस चीज़ों से अफेक्ट होती है, हेल्थ जेनेटिक डिसऑर्डर से इफेक्ट होती है, यानी कि पेरेंट्स से ही चाइल्ड जो है वो इनहेरिट करता है कुछ डेफिशिएंसीज को, इन्फेक्शंस जो कि आपको हो सकते हैं, और लाइफस्टाइल डिजीज़ कि जो कि आप अच्छा फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज का हैबिटेट ये आपके पास कैसा है या कैसा नहीं है, इसके बेसिस पे भी आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। अच्छी हेल्थ करने के लिए क्या चाहिए, अच्छी हेल्थ करने के लिए एक बैलेंस डाइट चाहिए, हाइजीन अच्छा होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज इज़ मस्ट, अवेयरनेस होनी चाहिए डिजीज़ के बारे में और बॉडी के फंक्शन कैसे करते हैं ना, वरना आप मान लोगे कि खड़े खड़े पानी पीते तो घुटने खराब हो जाएंगे, है ना। आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे करती है बॉडी। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, कंट्रोल ऑफ वेक्टर एंड हाइजीन इन फूड एंड वाटर, ठीक है। अब बात करते हैं डिजीज़ को, तो डिजीज़ किसे बोलते हैं, वेन फंक्शनिंग ऑफ वन या फिर मोर ऑर्गन या फिर सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम इज नोन एज अ डिजीज। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि एक ऑर्गन या एक से ज़्यादा ऑर्गन या बॉडी की कुछ सिस्टम अगर कुछ साइंस देती है, कुछ सिम्टम देती है जो कि अब नॉर्मल काम नहीं कर रहे, है ना। डिजीज़ का नाम ही क्या है, देखो, ईज नहीं है, डिस ईज नहीं है, डिस ईज, है ना। फंक्शन डिसफंक्शन, उस टाइप का फंक्शन नहीं कर रहा, डिसफंक्शन। वैसे ईज नहीं है, उसी को हमने क्या बोला, डिसीज। तो जनरली हमारे पास दो टाइप के बीमारियां होती है, एक है कॉन्जेनिटल, दूसरी है एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल जो कि आपको बाय बर्थ ही है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है या फिर डेवलपमेंट में ही कुछ डिफेक्ट हो सकता है। एक्वायर्ड डिजीज दो तरह के हो सकते हैं, इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं। एक इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ये कि एक इंसान से दूसरे इंसान में भी ईजिली फैल सकते हैं, जैसे कि एड्स या फिर कॉमन कोल्ड। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऑन द अदर हैंड कैसे होंगे, नॉट स्प्रेड टू अदर पर्सन, जैसे कि कैंसर जो कि एक डेडली डिजीज है लेकिन फैलता नहीं है। पैथोजन की अगर बात करें तो पैथोजन क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हमें इस चैप्टर के अंदर देखने हैं, तो बैक्टीरिया देखना है, वायरस देखना है, फंगस देखना है, प्रोटोजोआज देखना है और हेलमिन्थ्स देखना है। मेनली हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एस्केलमेंथिस, ठीक है। मोस्ट पैरासाइट आर पैथोजन, मोस्टली जो पैरासाइट्स है वो कैसे है, पैथोजन है। यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी कि ऑल नहीं लिखा है, ऑल पैरासाइट आर पैथोजन नहीं लिखा है, क्या लिखा है, मोस्ट पैरासाइट आर पैथोजन। देयरफॉर कॉज हार्म टू द बॉडी बाय लिविंग इन और ऑल देम, तो ये किन के अंदर रहते हैं, तो बॉडी के ऊपर है, बॉडी के अंदर रह के यहाँ पहुँचा सकते हैं। पैथोजन एंटर होस्ट बॉडी वाया वेरियस वे, काफ़ी जगह है उसके पास एंट्री के लिए, एंट्री कर जाता है, मल्टीप्लाई करता है, इंटरफियर करता है नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी से, जिससे मॉर्फोलॉजिकल या फिर फंक्शनल डैमेज आपको देखने को मिल सकता है। पैथोजन को अगर रहना है किसी होस्ट की बॉडी के अंदर तो उसके एनवायरनमेंट को उसको एडप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि गट के अंदर जो पैथोजन रहते हैं उनको स्टमक की लो पीएच और वेरियस टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सामने खुद को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का इंट्रो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बैक्टीरियल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे।